Hi everyone, welcome to my chemistry class. Today I will discuss about chapter first, which is chemical reaction and equation. So students, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी बुक्स का। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस की डिटेल्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो केमिकल रिएक्शन का जो नॉर्मली डेफिनेशन हम यूज कर सकते हैं, जो लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो वो हमारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक वर्ड सीख पा रहे हैं कि यहाँ पर न्यू टाइप की जो प्रॉपर्टी रखते हैं, इस तरीके के आपके प्रोडक्ट वगैरह बनेंगे यहाँ पर। तो जैसे एग्जांपल अगर आप समझोगे तो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जैसे हमारे पास Mg+O2 है, ठीक है, Mg+O2 है, इससे हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है Mg और ऑक्सीजन की रिएक्शन करने के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो एनसीईआरटी की 9th क्लास वाली बुक है उसमें पेज नंबर 37 पर जाना, तो वहाँ पर आपको Mg और ऑक्सीजन का चार्ज होगा। तो ऑक्सीजन का चार्ज और Mg का जो है एक्चुअल में वो उसकी वैलेंसी होती है। तो जैसे यहाँ पर 2 होगा और वहाँ पर -2 होगा, ठीक है। तो जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप मैथमेटिक्स के कुछ पार्ट्स को जानते होंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारे इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, वैसे ही इसको केमिस्ट्री में अप्लाई करना है। अब यहाँ पर ऐसी डिजिट है जो एक नंबर से कट सकती है, तो यहाँ पर 2 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा Mg1O1। तो ये आपका जो फाइनली फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Mg, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको लिखोगे Mg, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर आपको इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। बैलेंस कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपको देगा नहीं कि इसको बैलेंस करना ज़रूरी है या नहीं, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस होना ज़रूरी होता है इसके अंदर, ठीक है। तो बैलेंस का सिंपल से एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखना कि लास्ट वाला जो एटम है आपका, उस लास्ट वाले एटम का नंबर इवन है या ओड है। अगर इवन नंबर होगा तो आपको कोई इतना खास चेंज नहीं करना है, लेकिन अगर ओड होगा तो इवन नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। इवन नंबर जैसे 2, 4, 6, ठीक है, इस तरीके का नंबर यूज कर लेना है। जीरो आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो सारा रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा, इसलिए हम जीरो का यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो वैसे ही आप ये देखो 2 × Mg, हमारे पास Mg इधर पे कितना है 2, तो वैसे ही आपका इस साइड में भी Mg कितना होना चाहिए 2। अब स्टूडेंट्स अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारा कितना है 2 × 1, यानी 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर हमारा कितना है 2 ऑक्सीजन। तो ये जो हमने अभी यहाँ पर लिखा ये हमारा साइड वर्क है, ये आपको कहीं पर भी लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सा आपका ये आंसर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एरो के जो पीछे वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, एक स्पेशल नाम होता है इनका रिएक्टेंट्स। तो ये रिएक्टेंट्स है हमारे, और एरो के जो सामने वाला पार्ट है ये क्या हो गया आपके प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये आपको तरीका पता होना चाहिए। तो सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ कि जनरली देखा ही जाता है कि एरो को हम जनरली ऐसे बनाते हैं। तो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होगा वो रिएक्टेंट और जो राइट साइड वाला पार्ट होगा वो प्रोडक्ट। और अगर कभी भी इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है तो सिंपल से याद रखना है, एरो के सामने वाला पार्ट प्रोडक्ट और एरो के पीछे वाला पार्ट क्या होगा रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन दोनों के अंदर जो है बहुत ही कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं। तो जैसे पढ़ लेते हैं, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो जैसे एग्जांपल, क्योंकि आपको साइंस आप पढ़ रहे हो तो साइंस के अंदर आपको एग्जांपल्स सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसका एग्जांपल क्या बनता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि Zn का एक्चुअल में जो चार्ज होता है वो +2 है, और अगर हमें कभी भी सल्फ़र हाइड्रोजन इन दोनों के चार्ज इसके अंदर अगर फाइंड करने हैं तो स्टूडेंट्स इस तरीके का एरो लगा देना, ये डिसोसिएशन का एरो होता है। तो सबसे पहले ये बताओ हाइड्रोजन का चार्ज होता है प्लस, तो हाइड्रोजन का चार्ज हमेशा +1 होता है, ये आपको याद रखना है। और कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर 2, तो 2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना। इसका मतलब यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा 2 × 1 यानी +2 चार्ज होगा यहाँ पर। तो ऑटोमेटिक SO4 पे चार्ज आप क्या लगा दोगे -2। अब हमारे पास यहाँ +2 है, यहाँ -2, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि कोई भी कंपाउंड तभी बनेगा जब उसका चार्ज क्या होगा 0।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर जो प्लस है वो प्लस के साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं, प्लस माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसलिए आप Zn को चार्ज लिखो +2 और SO4 का चार्ज क्या होगा -2, मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये बन जाएगा Zn2SO4 होल ट्वाइस, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए बन जाएगा ZnSO4, जिसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा ZnSO4, और हमारा हाइड्रोजन नॉन मेटल है और नॉन मेटल हमेशा डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो आप ऐसे लिखेंगे। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जैसे यहाँ पर अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाहते हैं तो एक सिंपल सा तरीका भी मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे देखो स्टूडेंट्स, आप ये देखो यहाँ पर चार्ज कितना है +2 और -2, +2 और -2 का जो रिजल्टेंट है वो कितना आ जाएगा 0, और 0 ये तभी बनेगा जब आपको दोनों को कंबाइन करो। ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन और केमिकल जो रिएक्शन उसके अंदर जो सिमिलरिटी है, कॉमन पॉइंट्स जो हैं वो आप समझ पा रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स नाउ कम टू दी बैलेंस एंड केमिकल अनबैलेंस एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है। तो बैलेंस और केमिकल इक्वेशन हम कैसे समझेंगे, इसके लिए सिंपल से एक एग्जांपल आपको याद रखना है। ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे वाटर कैसे बनता है। ठीक है। तो वाटर आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का चार्ज होता है +1, ऑक्सीजन -2, तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा H2O1, और H2O1 बन जाएगा यानी H2। क्लियर है। अब स्टूडेंट इसको मैं 2 टाइम्स में लिख देता हूँ, H2 + O2 यानी H2 आपका बन जाएगा। आप यहाँ पर पे देखिए कंपैरिजन करने के बाद हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2 और उधर पे कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन तो आपके बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 2 और वहाँ पर कितना है सिंगल यानी 1, तो ये आपका बैलेंस नहीं है, इसलिए आपका ये जो पार्ट है ये आपका अनबैलेंस डिफिनेशन का पार्ट है। ठीक है। और आपको पता है बैलेंस अगर करना है तो ये आपका जो है 1 है, और 1 एक ओड नंबर होता है नहीं, तो अगर 1 कभी भी ओड नंबर है, मतलब ओड नंबर होता ही है वैसे तो ओड नंबर है तो आपको E1 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जैसे ही 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 4, तो इस साइड में भी आपको 4 कर देना है, और इधर पे कितना है ऑक्सीजन 2, और यहाँ पर ऑटोमेटिक कितना हो जाएंगे 2। क्लियर। तो ये आपका जो बना, ये इक्वेशन जो आपका बना ये है बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है। अब क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर ये आता है कि वाई शुड बी बैलेंस्ड अ केमिकल रिएक्शन, वाई शुड बी बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्शन को हमें बैलेंस करने की ज़रूरत क्या होती है, इसका आपको रीज़न बताना है। तो अगर कभी भी ये क्वेश्चन आपका आता है तो आपको सिंपल सा इसका जो आंसर देना है वो एक वर्ड में आप अगर आंसर दोगे तो आपने 9th क्लास में 2nd चैप्टर में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है आपने, पढ़े तो बहुत हो आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका एक्चुअल में जो रीजन है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपके अकॉर्डिंग फॉलो होना चाहिए, इसलिए आप इसके अंदर इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब मैं बता देता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी 2H2 + O2, तो बन गया आपका 2H2। ठीक है। बैलेंस इक्वेशन है आपकी। तो सबसे पहले जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट का जो मास होगा वो इक्वल होना चाहिए किसके, प्रोडक्ट। तो ये आपका की पॉइंट है जो आपको लर्न करना है, रिएक्टेंट का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। अभी रिएक्टेंट है हमारा, तो ये बताओ नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 4 × 1, टोटल कितना आ जाएगा 4 ग्राम, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 2 × 16, तो दैट मीन 32 ग्राम, और इनको अगर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 36 ग्राम। ठीक है। ये तो हमने लेफ्ट की कैलकुलेशन की, अभी राइट की बाकी है आपकी। तो राइट के लिए आपको ये 2 दिया हुआ है, तो 2 आपको कॉमन ले लेना है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2, मास कितना है 1, नेक्स्ट पे जाने के लिए प्लस, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना 1, मास कितना है 16, टोटल कितना आ जाएगा 2 + 16,
तो ये आपका बन जाएगा 2 इंटू 18 दैट मीन्स 36 ग्राम। तो यहाँ पर क्या मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट है। तो जब कहीं भी अगर आपको ये प्रूफ हो जाता है तो मास ऑफ रिएक्टेंट अगर मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा तो तब आपको बोला जाएगा कि ये हमारी जो रिएक्शन है वो क्या है, बैलेंस रिएक्शन है और फॉलो किसको करेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सिंपली स्टूडेंट्स आपको रीजन भी पता होना चाहिए हो कि रिएक्शन को हम बैलेंस क्यों करते हैं। सो स्टूडेंट्स नाउ कम टू दी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो फर्स्ट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनको हम कंबाइन करने के बाद एक सिंगल सब्सटेंस हमें वहाँ पे मिलता है, तो उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है जो हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैंने आपको एक ही बात कही थी कि आपको एग्जांपल्स का पता होना चाहिए। तो एग्जांपल्स जैसे C+O2 सबसे आसान एग्जांपल है, तो C+O2 से आपका क्या बनेगा, CO2, ठीक है। और 4 अगर आपको पता करना है कि CO2 ही क्यों बना तो इसके लिए आपको रीजन पता होना चाहिए। कार्बन के आउटर मोस्ट यानी वैलेंसी कितनी है 4, ऑक्सीजन कितना है 2, तो आपको क्या बन जाएगा C2O4। और ये डिजिट ऐसी होती है कि जो 2 से डिवाइड हो सकती है, तो C1O2 दैट मीन्स CO2, क्लियर। नाउ द सेकेंड वन इज Mg+O2। तो Mg+O2 से आपका क्या बन जाता है, Mg ऑर्डर नंबर है, इवन से मल्टीप्लाई कर देना, ये बैलेंस हो जाएगा। सेम H2+O2 तो क्या बन जाएगा 2H2 बैलेंस के लिए। एंड द डी लास्ट वन इज H2+Cl2 तो क्या बन जाएगा 2HCl, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या होंगे, कॉम्बिनेशंस के एग्जांपल है जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के अंदर आपका जो की पॉइंट है कि आपके 2 या 2 से अधिक जो आपके सब्सटेंस होंगे वो सिंगल टाइप के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स नाउ कम टू दी द सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन विच इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट मीन्स those reaction in which a compound split up into 2 or more simpler substance are known as decomposition reaction. So the first example is that CaCO3 लिया आपने और CaCO3 को जैसे ही आपने हीट किया तो हीट करने के बाद आपका प्रोडक्ट बनता है इसके अंदर CO2 प्लस Cl, क्लियर है। अब यही क्यों बनता है प्रोडक्ट, ये भी आपको बताना चाहिए। एक्चुअल में स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब CO3 2 नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट, तो कार्बोनेट जब कभी भी डिकम्पोज होगा तो बनाएगा CO2 प्लस O2 नेगेटिव। अब हमारे पास Ca2 पॉजिटिव है तो Ca2 पॉजिटिव यहाँ पे है और O2 नेगेटिव है, तो Ca2 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव प्लस माइनस 0, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा CO, और आपका ये न्यूट्रल पहले ही था तो CO2, ठीक है। तो इसलिए आपका ये प्रोडक्ट बनता है। और CO का नाम भी आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। एंड द B1 इज 2H2। तो 2H2 को जब कभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपको इजीली वे में मिल जाते हैं। जैसे Al2O3 है, इसको भी जब इलेक्ट्रिसिटी का डिकम्पोजिशन करते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डिकम्पोजिशन जब करोगे तो तब आपका ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे आपका 4L प्लस 3O, ठीक है। तो यानी एल्युमिनियम ऑक्सीजन आपके अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर मान लो आप यहाँ पे रिएक्शन करते हैं NaCl, तो ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन आपकी पूछी भी जाती है जो लास्ट वन है। तो यहाँ पर NaCl आएगा, NaCl एक्चुअल में मोल्टन स्टेट में पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो जनरली जो हमारा डिकम्पोजिशन है वो सॉलिड स्टेट में पॉसिबल नहीं है NaCl का। तो सबसे पहले हम क्या करोगे, उसको मोल्टन स्टेट के अंदर लेकर के आएंगे, और जैसे ही इसका इलेक्ट्रिकली डिकम्पोजिशन किया जाएगा तो ये बन जाएगा 2Na और प्लस Cl2 गैस आपके यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट वन है 2AgCl। तो AgCl में आपको करना क्या है, एक्चुअल में ये जो रिएक्शन होगी वो लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होगी, तो आपका बनेगा 2Ag प्लस Cl2, क्लियर है।
तो इस तरीके से आपकी बाइंड निकल जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर कभी भी आपका क्वेश्चन आता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप ऐसे दीजिए जो हीट की प्रेजेंस में होती हो, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है, या फिर लाइट की प्रेजेंस में होती है, तो ये तीनों आपको रिएक्शन एज इट इज़ वहाँ पर लिख देनी है और आपके मार्क्स फुल आएंगे, इसकी पूरी पूरी गारंटी है। सो स्टूडेंट्स नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दिस इज अवर थर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाई है आपके लिए, तो ट्रिक आपको याद कर लेनी है क्योंकि ट्रिक बच्चों को जल्दी याद हो जाती है और मार्क्स कटने के चांस भी कम है। तो प्लीज का मतलब है यहाँ पे पोटेशियम, तो ऐसा करता हूँ कि मैं आपको डायरेक्ट सिंबल लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर पी का मतलब पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, ये इंस्टीट्यूट का मतलब है आयरन, आयरन का मतलब Fe, टीन Sn, लर्निंग मतलब लेड Pb, हाउ का मतलब हाइड्रोजन H, एंड कॉपर Cu, एंड सील्स का मतलब सिल्वर Ag, एंड गोल्ड मीन्स E, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर यहाँ पे बना हुआ है। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये जो ऊपर वाला है ये क्या होगा, हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव होगा आपका पोटेशियम, और लोवेस्ट में ये वाला गोल्ड, ये क्या होगा, लोवेस्ट रिएक्टिव। तो सबसे जो कम रिएक्टिविटी है वो गोल्ड रखता है और सबसे ज़्यादा जो हाई रिएक्टिविटी है वो आपकी पोटेशियम, ठीक है। तो एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे Zn प्लस CuSO4, ठीक है। तो स्टूडेंट इसकी पहचान क्या है कि आपके पास एक मेटल होगा और एक आपका मेटल से रिलेटेड कंपाउंड होगा जिसको आप मेटलिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो ये भी इसके अंदर जो मेटल प्रेजेंट, यानी कंपाउंड के अंदर जो मेटल प्रेजेंट होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, लेस, और जो मेटल फ्रीली होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, मोर। अगर इस मेटल की रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में तब तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, तो तब तो ये प्रोडक्ट आपका बना लेगा इजीली, जैसे यहाँ पर बन रहा है। लेकिन अगर इसका उल्टा है, जैसे Cu प्लस ZnSO4, तो ये इसको डिस्प्लेस क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो कॉपर और जिंक, तो कॉपर और जिंक में रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, जिंक की, और कॉपर की कम है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी क्या हो रही है, लेस, और यहाँ पर क्या है, मोर। तो यहाँ पे लेस रिएक्टिव जो मेटल है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे सिंपल क्या लिख दोगे, नो रिएक्शन, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स बहुत सारे हैं जो भी आप कर सकते हैं, जैसे Mg प्लस 2HCl, तो जब बनाओगे तो MgCl2 बन जाएगा और H2 गैस आपकी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये दीज आर दी एग्जांपल्स फॉर दी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस इसका की पॉइंट आपको याद रखना है कि जो फ्रीली मेटल होगा वो आपका क्या होगा, मोर रिएक्टिव। सो स्टूडेंट्स नाउ कम टू दी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स इसके अंदर आपको कोई रिएक्टिविटी सीरीज का ज़्यादा यूज नहीं करना है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, दो रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाई एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, दिस इज द कीवर्ड फॉर दिस रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या करना है कि आपके जो रिएक्टेंट्स होंगे उन्हीं रिएक्टेंट्स के जो आयंस होंगे वो आपस में एक्सचेंज होंगे और एक्सचेंज होने के बाद नए टाइप के दो प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसा आप देख सकते हैं AgNO3। तो AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट जब कभी भी NaCl के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट कैसे बनाएगा, तो प्रोडक्ट तो आपका बन जाएगा, लेकिन एक्चुअली में स्टूडेंट्स आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग नॉलेज के लिए क्या करना है, आपको इसको थोड़ा सा रफली इनके आयंस में तोड़ देना, ये कैटायंस है, ये एनायंस है, इसमें तोड़ देना। तो आपको पता होना चाहिए कि कैटायंस और एनायंस का एक्चुअल चार्ज कितना है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि यहाँ पर प्लस है तो इसका प्लस इसके माइनस से रिएक्ट करेगा और इसका माइनस इसके प्लस से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे बनेगा Ag प्लस एंड Cl माइनस, 1 प्लस एंड 1 माइनस, तो क्या बन जाएगा AgCl। तो आपका पहला प्रोडक्ट बनेगा AgCl और दूसरा है Na प्लस एंड NO3 माइनस, 1 प्लस एंड 1 माइनस, तो इसलिए बन जाएगा NaNO3। तो इस तरीके से आपके दो नए टाइप के आपके प्रोडक्ट इसके अंदर बनते हैं। और ये स्टूडेंट्स आपका रफली वर्क है, कभी भी अगर आप ऐसे करोगे तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा, ये 100% मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। तो पहला आपको एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। दूसरा कि हमारे पास BaCl2 है और Na2SO4 है, इनको आपस में रिएक्शन कराना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूँ, SO4 का चार्ज फिक्स होता है -2 और सोडियम का चार्ज होता है कितना प्लस, लेकिन सोडियम कितना है 2। और वैसे ही यहाँ पर Cl का चार्ज होता है -1, लेकिन Cl कितना है 2 प्लस। और Ba का चार्ज इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो कैसे निकालोगे आप यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना कि जैसे अगर इनकेस अगर आपको SO4 का भी नहीं चार्ज पता है तो निकालते कैसे। तो अगर आपको एटलीस्ट एक कैटायन या एनायन का चार्ज आकर आपको पता है तो किसी दूसरे कैटायन एनायन का आप चार्ज इजीली वे में निकाल सकते हैं। तो जैसे आपको सोडियम को नॉर्मली पता रहता है कितना +1 और नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2, तो 2 × 1 यानी यहाँ पे चार्ज कितना है +2। और अगर हमें आंसर 0 लेकर के आना है तो कितना माइनस करने पड़ेगा -2, इसलिए चार्ज यहाँ पर आता है -2, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हमारा कंपाउंड होना चाहिए। वैसे यहाँ पर Cl कितना है -2, तो यहाँ पर मैं कितना जोड़ूँ कि चार्ज 0 हो जाए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा +2, इसलिए यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा +2। तो इस तरीके से आप रफली निकाल सकते हैं। और जैसे कि आपने फर्स्ट रिएक्शन के अंदर देखा था कि इसका माइनस जो होगा इस प्लस से रिएक्शन करेगा और ये प्लस वाला इसके माइनस से, तो यहाँ पर +2 है और यहाँ पर -2, तो Ba2+ है, SO4 आपका कितना है 2-, तो क्या बन जाएगा +-0, तो यही बन जाएगा BaSO4। तो जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो BaSO4 होगा और जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा Na+ एंड Cl-, तो क्या बन जाएगा NaCl। तो NaCl आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन आपके यहाँ पर Na भी 2 है और Cl भी 2 है, इसलिए यहाँ पर 2NaCl आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस के आंसर इजी वे में निकाल सकते हो। ये आपका रफली वर्क होता है जो आपको कहीं पर भी लिखना नहीं है, कहीं पर भी रफ अगर करोगे, ठीक है, तो आपको ये पता लग जाए एक्चुअल में प्रोडक्ट आपका क्या बने। वैसे अगर BaCl2 कभी भी आपका H2S से रिएक्शन करता है तो ठीक है, तो अब आपने ऐसे किया, और इन केस अगर आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट ऐसे करना। अंदर के जो आपके कैटायन या आनायन होंगे उनसे एक प्रोडक्ट बनेगा और जो बाहर के कैटायन आनायन होंगे उनसे भी एक प्रोडक्ट बनेगा। और हमें पता है H और Cl, तो हम जानते हैं HCl, तो आपका ये बन जाएगा मेन प्रोडक्ट। वैसे ही 4th वन होगा PbNO3 एंड प्लस Ki, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि बोर्ड में काफ़ी बार ये रिएक्शन आई है, तो इसको भी मैं ऐसे ही चार्ज भी कराऊंगा। तो NO3 का चार्ज स्टूडेंट्स आप जानते हैं -1, नंबर ऑफ NO3 कितने हैं 2, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो गया -2। इसके अंदर मैं अगर +2 जोड़ूँगा तभी मेरा चार्ज 0 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक यहाँ पर कितना है +2, तो Pb पर कितना रख दूँगा +2। इस तरीके से आप Pb का चार्ज निकाल लोगे। वैसे Ki, तो K प्लस बनता है और I माइनस, क्योंकि K की वैलेंसी +1 होगी और तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी -1 आयोडीन, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो आपने कैटायंस और एनायन फाइंड किए हैं, इसकी सहायता से आप क्या बनाओगे फॉर्मूले। तो हमारे पास Pb का चार्ज +2 है, आयोडीन का चार्ज -1 है, मल्टीप्लाई कर दें आप, तो Pb1 और I कितना बन जाएगा 2, यानी इसको आप PbI2 लिख सकते हैं। दूसरा K प्लस है, पोटेशियम का चार्ज +1 और NO3 का चार्ज कितना है -1, तो मल्टीप्लाई कर देना, तो KNO3 आपका बन जाएगा और KNO3 आपका ये बन के तैयार हो चुका है। अब जो KNO3 आपका बना है इसको आपको बैलेंस भी करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आप, पोटेशियम यहाँ पर कितना है 2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पर आयोडीन आपके बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन साथ में जो पोटेशियम है वो कितना है 2 और यहाँ पर कितना है 2, ठीक है। और NO3 यहाँ पर कितने थे 2, तो 2 × NO3 कितना है 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप
रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे और बैलेंस करने के बाद जो आपका ये रफ है इसको ऐसे रिमूव भी कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और सभी रिएक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ कम टू दी कोरोजन। सो स्टूडेंट्स, कोरोजन और रेंसिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। तो कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर होता क्या है कि जो हमारी मेटल्स हैं उन मेटल्स को जब हम कभी भी फ्रीली छोड़ देते हैं तो फ्रीली छोड़ने के बाद वहाँ पर एक कोटिंग बननी स्टार्ट हो जाती है। तो जो कोटिंग हमारी बनती है उसका एक स्पेशल नाम होता है जिसको बोलते हैं हम कोरोजन। अब जनरली ये आयरन के अंदर देखा जाता है, तो आयरन जब कभी भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मॉइस्चर हमारा एब्जॉर्ब करेगा तो हमारी ये रिएक्शन बनेगी Fe2O3.XH2, जिसका स्पेशल नाम होगा हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। तो थर्ड का मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो आयरन है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर कितना है, थर्ड। क्लियर। और सिंपल सी बात क्या है, एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला आपका बना है इस फॉर्मूले का जो केमिकल नेम है वो तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है और नॉर्मली इसको हम फर्स्ट मानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज नॉन एज कोरोजन। तो सिंपल सी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहोगे तो ये लिख देना और इसकी रिएक्शन आपको ज़रूर याद होना चाहिए। तो ये रिएक्शन आपकी नॉर्मली ये होगी। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी यानी जो फूड मटेरियल हमारा होगा उसे हम कैसे प्रिवेंट करते हैं उसको जनरली रेंसिडिटी के अंदर हम पढ़ते हैं। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, तो जब कभी भी हमारा टेस्ट या उसके अंदर अनप्लीजेंट स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है फूड मटेरियल के अंदर तो हमारा वो रेंसिडिटी के अंदर आता है। अब इनके कुछ प्रिवेंशन मेथड, तो प्रिवेंशन मेथड क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जैसा आपने देखा होगा हम घरों में पिकल्स यूज करते हैं। तो पिकल्स